जय हिंद दोस्तों। आइए आज इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे। ये एडवर्ब की हमारी सेकंड और लास्ट वीडियो है, क्योंकि एडवर्ब एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा रूल नहीं है, इसलिए मैं इसमें केवल 2 ही वीडियो में आपको पूरा ख़त्म कर दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे सभी रूल लेकर आया हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सब मैं आपको रूल इसमें बताऊंगा। और इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके बेसिक जानकारी ले ली थी, एडवर्ब हमारा क्या है, उसके कुछ रूल हम लोगों ने पढ़ लिए थे और एडवर्ब के टाइप्स पढ़े थे। मैंने आपको एडवर्ब्स के टाइप भी बताया था कि क्योंकि उसको पढ़े रहने से रूल में हमको समझने में आसानी होगी, तो मैंने एडवर्ब ऑफ टाइप्स बता दिया था और उसके कुछ बेसिक रूल बता दिए थे। अब इस वीडियो में आपको एडवर्ब के ही कुछ नेक्स्ट रूल बताऊँगा जो कि बढ़िया बढ़िया रूल हैं और एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इसमें कुछ रूल इम्पॉर्टेंट, कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और बाकी मैं सारे रूल का आपको मतलब उसका प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद फिर आप अपनी बुक है, जो भी आपके पास बुक है, उसका क्वेश्चन लगाइए एडवर्ब का। और इस तरह से आज एडवर्ब भी मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब इस वीडियो में हो जाएगा, आर्टिकल हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये सब मैं आपको सारा कंप्लीट करा दिया हूँ। तो समझ लीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच आपको पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरी वीडियो देख लीजिए, मैं प्लेलिस्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी वीडियो के लिंक दे दूँगा, तो आप सभी पढ़ लीजिए। आपका पार्ट ऑफ स्पीच पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप पूरे पार्ट ऑफ स्पीच से कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा कि हमारा कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब के कुछ रूल पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग रूल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के, और बाकी अब जो आगे पढ़ना है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले देखिए हम लोग फ्रेंड्स इसमें एडवर्ब पढ़ लेते हैं। एडवर्ब के जो हमारे बचे हुए रूल हैं उसको पढ़ते हैं। देखिए आइए, हमारा रूल क्या है। ए या एन के पहले, यानी जब भी किसी सेंटेंस में ए या एन आए तो उस पहले ए या एन के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, नो का नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए मैं क्या बात कह रहा हूँ। यहाँ पे ए या एन के पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, कभी भी नो का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम्पल में आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। नॉट अ सिंगल मैन इज प्रेजेंट हेयर। तो देखिए यहाँ पे ए आया है, आर्टिकल ए है, और यहाँ पे अगर एन भी रहता तो हम ए या एन के पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नो का नहीं। नो से हम इस सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं कर सकते, तो हम नो की जगह नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट अ सिंगल मैन इज प्रेजेंट हेयर। अगर यहीं पे नो दे देता, नो अ सिंगल मैन इज प्रेजेंट हेयर, तो हमारा नो गलत हो जाता। हम नो की जगह नॉट लगाते, नॉट अ मैन इज प्रेजेंट हेयर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला एग्जांपल था। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नो वन एलिफेंट। देखिए इरर ऐसे ही बनेगा, नो एन एलिफेंट इज इन दिस एरिया। तो यहाँ पे आयन आ रहा है, देखिए आयन, एलिफेंट के आगे आयन आ रहा है। और आयन क्यों आ रहा है? क्योंकि एलिफेंट में देखिए, एलिफेंट का अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एलिफेंट, इसको ऐसे लिखेंगे ना, एलिफेंट। तो एलिफेंट में देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, और ये हमारा हिंदी का वॉवेल है, और हिंदी के वॉवेल से जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो हम उसके लिए आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। ये मैं आपको आर्टिकल में बताया था बहुत बढ़िया से। अगर आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर हो जाएगा उसमें। तो देखिए यहाँ पे इस ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन एलिफेंट। तो एलिफेंट हिंदी का वावेल है, हिंदी का वावेल यानी हिंदी का स्वर है, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। और अभी इस रूल में हम लोगों ने पढ़ा कि ए या एन के पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नो का नहीं। तो यहाँ पे देखिए नो आ रहा है, तो हम नो को काटेंगे यहाँ पे, और इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा नॉट एन एलिफेंट इज इन दिस एरिया। तो हम ए या एन के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा पहला रूल था। अब आइए इसके अगले रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला रूल हमारा क्या है, देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग, इसमें कुछ ही रूल हैं, हम लोग सब पढ़ लेंगे। देखिए रूल है हमारा, स्मेल, लुक, सीम, अपीयर, टेस्ट आदि वर्ब्स, ये सब वर्ब्स हैं। ये सब वर्ब जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे देखिए, स्मेल, लुक, स्मेल मीन्स होता है सूंघना, लुक हो गया, सीम मीन्स देखना, अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना यानी कि दिखना, और टेस्ट मीन्स जानते ही हैं। तो ये सब हमारे जो वर्ड हैं, इनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ना कि एडवर्ब का। तो फ्रेंड्स ये सब जो हमारे वर्ड हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रूल, इसको आपको ध्यान देना है कि सब जब भी वर्ड आएंगे तो इनके बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, वो एडवर्ब का नहीं। क्योंकि क्वेश्चन में देगा इनके बाद एडवर्ब का प्रयोग कर देगा। एडवर्ब मैं आपको बताऊँ, एडवर्ब में लास्ट में एल वाई आता है, लेकिन सभी एडवर्ब के लास्ट में एल वाई नहीं आता है, लेकिन मैक्सिमम में एल वाई आता है। तो जैसे ब्यूटीफुली में देखिए एल वाई आ रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब है। तो हम रूल ये हमारा क्या है कि जब भी ये सब वर्ड आएंगे, जैसे स्मेल, लुक, सीम, अपीयर, टेस्ट एटसेट्रा के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, ना कि एडवर्ब का। इसका एग्जांपल देखिए,
शी ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुली, तो शी देखिए यहाँ लुक्स है, शी ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुली, तो यहाँ देखिए लुक्स, मैंने अभी आपको बताया कि लुक के साथ हम एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा देखिए ये ब्यूटीफुली हमारा एडवर्ब है और लुक के बाद हम एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ एडवर्ब गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा शी ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल, तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रोज स्मेल्स स्वीटली, तो यहाँ देखिए स्वीटली भी हमारा एडवर्ब है और मैंने अभी आपको बताया कि स्मेल के बाद हम एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ हम स्वीटली को हटाएंगे और इसका जो करेक्ट फॉर्म बनाएंगे वो होगा रोज स्मेल्स स्वीट, तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म होगा क्योंकि ये स्वीट हमारा एडवर्ब नहीं है जबकि स्वीटली हमारा एडवर्ब था। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान देना कि जब भी ये सब वर्ड आएंगे, स्मेल हो गया, लुक हो गया, सीम, अपीयर या टेस्ट, इनके बाद हम हमेशा एडवर्ब का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं, बल्कि एडवर्ब का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। तो यही हमारा रूल था। अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा वेरी और मच से रिलेटेड। वेरी और मच दोनों का हिंदी में अर्थ तो सेम ही होता है, लेकिन इसका रूल जो है वो इनका यूज जो है अलग अलग होता है। अब इसका यूज देखिए हम लोग कैसे करते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ पे अलग अलग होता है। इसके यूज में मैं आपको 3 पॉइंट बनाया हूँ। पहला है ए हमारा, दूसरा बी, तीसरा सी। तो पहला आइए ए पढ़ते हैं, ए हमारा क्या है। एक एक करके मैं तीनों आपको बताऊँगा, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको ईजिली समझ में आएगा ये सब। देखिए प्रेजेंट वेरी और मच का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब होता है फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ दें तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। तो यही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी का प्रयोग करते हैं, जबकि यानी जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो उसके साथ हम वेरी का प्रयोग करेंगे। जबकि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है हमारा, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो हमारा वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी, जबकि पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम मच का प्रयोग करते हैं। वेरी का प्रयोग हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करेंगे और मच का प्रयोग हम पास्ट पार्टिसिपल के साथ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है द मैच वाज वेरी इंटरेस्टेड। तो यहाँ देखिए इंटरेस्टेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल आया यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हम मच का प्रयोग करते हैं, वेरी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए द मैच वाज वेरी इंटरेस्टेड नहीं होगा, द मैच वाज मच इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि इंटरेस्टेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के पहले हम लोग मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मच हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका हमारा द मैटर इज मच सरप्राइजिंग। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सरप्राइजिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सरप्राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सरप्राइज में आईएनजी लगा के सरप्राइजिंग बना दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले हम लोग वेरी का प्रयोग करते हैं, तो वेरी का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए, जबकि मच का प्रयोग यहाँ गलत है। तो यहाँ पे मच का प्रयोग हम तब करते हैं जब पास्ट पार्टिसिपल आता है, जैसे सरप्राइजिंग का जो थर्ड फॉर्म आ जाता है तो हम यहाँ पे पास्ट, तो हम यहाँ पे मच का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सरप्राइजिंग का यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम लोगों ने वेरी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे द मैटर इज वेरी सरप्राइजिंग इज, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यही हमारा रूल था कि मतलब पहला वेरी और मच में पहला रूल हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी आएगा यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो हम उसके पहले वेरी का प्रयोग करेंगे, और अगर पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम उसके लिए हम लोग मच का प्रयोग करेंगे। इसी में से रिलेटेड एक नोट है, उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि नोट भी इससे थोड़ा रिलेटेड है और इसी से इम्पॉर्टेंट भी है, इतना ही तो इसको देखना ज़रूरी है। नोट हमारा क्या है, प्लीज्ड, टायर्ड, डिजेक्टेड, यानी ये जो वर्ड प्लीज्ड है, टायर्ड है, डिजेक्टेड है, कंटेंटेड है, फ्राइटेंड है आदि के बाद वेरी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान देना है कि जब भी ये सब वर्ड आएंगे, जैसे कि हमारा पहला वर्ड है प्लीज्ड हो गया, टायर्ड हो गया, डिजेक्टेड हो गया। डिजेक्टेड मीन्स होता है उदास को हम डिजेक्टेड बोलते हैं, और कंटेंटेड मीन्स होता है संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन को हम कंटेंटेड बोलते हैं, संतुष्ट को हम कंटेंटेड बोलते हैं। और फ्राइटेंड हो गया, प्लीज्ड मीन्स होता है प्रसन्न। तो ये सब हमारे जो वर्ड हैं इनके बाद हम हमेशा वेरी का प्रयोग करते हैं, भले वो किसी भी टेंस में आए, कोई उसके बाद कोई भी पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ, या प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, उससे हमको नहीं लेना देना। लेकिन जब बस हमको यह ध्यान देना है कि जब भी ये सब वर्ड आएंगे तो इनके बाद हम वेरी का प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए इसका,
आई एम वेरी प्लीज्ड, देखिए यहाँ पे प्लीज्ड आया रहा, यानी कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे वेरी प्लीज्ड के पहले हम लोग हमेशा वेरी का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही वॉज वेरी फ्राइटेंड इन द डार्क। फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना, डरा हुआ, तो वह अंधेरे में बहुत डरा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फ्राइटेंड आ रहा है और फ्राइटेंड के पहले हमेशा हम वेरी का प्रयोग करते हैं। तो यही हमारा रूल था कि जब भी ये सब वर्ड आएंगे, प्लीज्ड हो गया, फ्राइटेंड हो गया, फायर्ड हो गया, टायर्ड हो गया और कंटेंटेड हो गया, डिजेक्टेड हो गया, डिजेक्टेड मीन्स होता है उदास, तो इनके बाद हम हमेशा वेरी, इनके पहले हमेशा हम वेरी का प्रयोग करते हैं। अभी बी रूल पढ़ते हैं। बी हम लोगों ने ए रूल पढ़ लिया, और बी पढ़ते हैं क्योंकि वेरी और मच से रिलेटेड 3 रूल हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ वेरी का प्रयोग किया जाता है, जबकि कंपेरेटिव एडजेक्टिव के साथ मच का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको एडजेक्टिव बताते वक्त मैं बताया था उस वीडियो में कि हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है और कंपेरेटिव एडजेक्टिव क्या है, बहुत बढ़िया से मैं आपको समझाया था। तो आपने अगर नहीं देखा है तो फिर उसको देख सकते हैं, और अगर आपको ये सब आता है तो फिर आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा उसके साथ हम हमेशा वेरी का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर कंपेरेटिव एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके साथ हम मच का प्रयोग करेंगे। बस यही हमारा सेकंड रूल है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल क्या है, ही इज अ मच गुड बॉय, ही इज अ मच गुड बॉय। तो देखिए यहाँ जो गुड है ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हमारा गुड क्या है, हमारा गुड पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वेरी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मच की प्रयोग हुआ है, ही इज अ मच गुड बॉय, तो यहाँ मच का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ गुड पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसके पहले हम लोग वेरी का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मच को हटाएंगे और वेरी का प्रयोग करेंगे, तो होगा करेक्ट फॉर्म इसका, ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो यहाँ गुड जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके पहले हम लोग वेरी का प्रयोग किए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका इसी तरह एरर आएगा जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, रोहन इज वेरी टालर देन हिज फादर। तो ऐसे एरर का क्वेश्चन दे देगा, तो इसमें आपको समझना रहेगा कि इसमें एरर कहाँ है। तो देखिए मैं अभी आपको बताया कि जब भी कंपेरेटिव एडजेक्टिव आएगा, कंपेरेटिव एडजेक्टिव का पहचान ये है कि उसमें ई आर आता है। देखिए टाल में ई आर आ रहा है, तो ये हमारा कंपेरेटिव एडजेक्टिव हो गया। किसी भी सेंटेंस के किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आर आ रहा है, ई आर, तो हमारा कंपेरेटिव एडजेक्टिव होता है। उसके बाद हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, तो यही हमारा पहचान है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टालर के बाद देन आ रहा है, यानी कि ये कंपेरेटिव एडजेक्टिव, और कंपेरेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा हम वेरी का प्रयोग कभी नहीं करते, बल्कि मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मच का प्रयोग हम लोग करेंगे, रोहन इज मच टालर देन हिज फादर। तो बस यही आपको ध्यान देना है कि जब भी कंपेरेटिव एडजेक्टिव आए तो उसके पहले हम हमेशा मच का प्रयोग करेंगे, और पॉजिटिव एडजेक्टिव आए तो उसके पहले हमेशा वेरी का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा रूल था बी नंबर। अब आइए सी पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा रूल पढ़ते हैं वेरी एंड मच से रिलेटेड। तीसरा रूल क्या है हमारा, देखिए, वेरी तथा मच दोनों का प्रयोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। यानी जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आएगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो उसके पहले वेरी का प्रयोग भी कर सकते हैं और मच का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, और दोनों सही होगा। बस अंतर थोड़ा है दोनों में, वो देख लेते हैं। जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आएगा उसके पहले वेरी तथा मच दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अंतर देखिए दोनों में क्या है, दोनों में अंतर यह है कि आर्टिकल द का प्रयोग वेरी के पहले करते हैं, यानी कि द वेरी। जैसे आर्टिकल द है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ रहा है, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल द का वेरी आएगा, वेरी या मच कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वेरी का प्रयोग करते समय हम आर्टिकल इसके पहले प्रयोग करेंगे, द वेरी हो जाएगा। और जबकि मच के बाद हम द का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले हम वेरी का प्रयोग भी कर सकते हैं और मच का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन वेरी के पहले हम द का प्रयोग करेंगे और मच के बाद द का प्रयोग करेंगे, तो द वेरी होगा और या फिर मच द होगा। बस आपको यही ध्यान देना है कि वेरी के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे और द ही का प्रयोग हम लोग मच के बाद करेंगे। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जांपल है, दिस इज़ द वेरी बेस्ट बुक। तो यहाँ देखिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ रहा है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव बेस्ट है, तो इसके पहले हम लोग वेरी का प्रयोग भी कर सकते हैं, मच का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए वेरी का प्रयोग हुआ है और वेरी के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, दिस इज़ द वेरी बेस्ट बुक। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर मच भी आ सकता था, दिस इज मच बेस्ट बुक, दिस इज मच द बेस्ट बुक होता है, क्योंकि अगर मच के बाद हम लोग द का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा सही होता है। ही वॉज मच द टालेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे देखिए टालेस्ट जो हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव पहले यहाँ पे मच का प्रयोग हुआ है, तो मच के बाद हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ही वॉज मच द टालेस्ट पर्सन। तो ये हमारा थर्ड रूल था। तो ये हमारा वेरी और मच से रिलेटेड 3 रूल थे, तो यही आपको ध्यान देना है। तो आइए अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूल है अगो एंड बिफोर से रिलेटेड। अगो एंड बिफोर, अगो मीन्स भी होता है बीता हुआ, बिफोर मीन्स होता है बीता हुआ, यानी पहले का।
दोनों का मतलब होता है सेम, दोनों का हिंदी में अर्थ सेम होता है पहले का, अगो मीन्स होता है पहले का, बिफोर मीन्स भी होता है पहले का। अब इसका थोड़ा जो यूज होता है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो वो हम लोग देखते हैं और कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा एगो एंड बिफोर से रिलेटेड कौन से रूल है। इसमें एक ही रूल है, इसी को बस आपको समझना है। एगो का प्रयोग सिर्फ पास्ट टेंस में करते हैं, यानी कि एगो जब भी आएगा पास्ट टेंस में इसका प्रयोग बस किया जाएगा। पास्ट टेंस अगर है तो उसमें हम एगो का प्रयोग कर सकते हैं। एगो का प्रयोग बस हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में ही करेंगे, और सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम के लिए एगो का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये पास्ट टेंस में प्रयोग होता है, और दूसरी बात ये है कि एगो का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अनिश्चित समय यानी कि कोई फिक्स टाइम ना दिया हो, यानी कि जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, तो ये हमारा अनिश्चित समय है, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग एगो का प्रयोग करते हैं, और ये एगो का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिफोर का प्रयोग हम सभी टेंस में कर सकते हैं, यानी बिफोर जब भी आएगा तो इसका प्रयोग हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, किसी भी टेंस में भी हम बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। और बिफोर का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि फ्रेंड्स, जब भी एगो आएगा तो एगो का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, जबकि बिफोर का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई फिक्स्ड पॉइंट दे दे, जैसे 4 बज गए, 4 बजे, सेकंड वीक ऑफ जुलाई हो गया, यानी कि 2 तारीख हो गया, या फिर 3 तारीख हो गया, 10 तारीख हो गया, कोई भी फिक्स नंबर दे दे तो वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो बिफोर का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और एगो का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी कि अनिश्चित समय के लिए, और बिफोर का प्रयोग हम लोग निश्चित समय के लिए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, तब आपको ये और क्लियर होगा। आई विल गिव दिस बुक बिफोर दिवाली। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आई विल ये फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर टेंस में भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का प्रयोग करेंगे। एगो का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में करेंगे, तो यहाँ पे एगो आने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो रही बात आई विल गिव दिस बुक बिफोर दिवाली, तो यहाँ जो दिवाली है ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, एक फिक्स कोई त्यौहार है, एक फिक्स किसी डेट को होगा, तो इसलिए हमारा ये दिवाली जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पहले हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे। आई विल गिव दिस बुक बिफोर दिवाली, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एरर से रिलेटेड है। देखिए, ही हैड गॉन देयर अगो जुलाई। तो देखिए यहाँ जो जुलाई है ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, और मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हमेशा बिफोर का प्रयोग करेंगे, अगो का नहीं। अगो का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, उसका जो करेक्ट फॉर्म होगा ही हैड गॉन देयर बिफोर जुलाई, तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आई मेट हिम अ मंथ बिफोर। तो देखिए ये जो अ मंथ है ये एक महीना कोई भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, यानी कि अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम लोग अगो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बिफोर का प्रयोग नहीं होगा, अगो का प्रयोग होगा, तो करेक्ट फॉर्म होगा आई मेट हिम अ मंथ अगो। और वैसे भी देखिए पास्ट टेंस में अगो का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राज हैज गॉन देयर अगो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हैज है और यहाँ पे एगो आ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि एगो का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में करते हैं, लेकिन ये जो हैज है हो गया, ये हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस में एगो का प्रयोग नहीं करेंगे। एगो का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में करते हैं, तो एगो का प्रयोग यहाँ हटाना पड़ेगा। जो करेक्ट फॉर्म होगा इसको हम बिफोर ला के करेंगे, राज हैज गॉन देयर बिफोर, तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए अब ये हमारा मतलब अगो और बिफोर से रिलेटेड था। अगो का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में करेंगे, और वो भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे, और किसी भी टेंस में कर सकते हैं। अब आइए कुछ अगले रूल पढ़ते हैं हम लोग, इसके नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला रूल क्या है, कुछ शब्द जैसे कुछ वर्ड हैं मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे कोवर्डली, फ्रेंडली। कोवर्डली मीन्स होता है डरपोक टाइप का, कोवर्डली हो गया, फ्रेंडली हो गया, मैनली यानी कि पुरुष के जैसा, जिसके अंदर पुरुष की कोई क्वालिटी हो तो उसको मैनली बोलते हैं। मास्टरली हो गया, निगर्डली मीन्स होता है कंजूस, ऑर्डरली हो गया, माइजरली हो गया, डेली हो गया, उमैनली हो गया। तो ये सब देखने में देखिए सब में एल वाई आ रहा है, और जिसमें एल वाई आता है वो हमारे एडवर्ब होता है। लेकिन देखिए देखने में तो लग रहा है कि एडवर्ब हैं, लेकिन ये सब देखने से एडवर्ब लग रहे हैं, लेकिन ये सब एडजेक्टिव हैं। आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सब एडवर्ब नहीं है, भले लग रहे हैं देखने में, लेकिन ये सब एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव इसको मतलब समझने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लास्ट में एल वाई आ रहा है तो समझते लगता है कि ये एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब नहीं, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा।
इसको आपको 2-3 बार देख लीजिए। कोवर्डली हो गया, फ्रेंडली हो गया, मैनली, मास्टरली, निगर्डली, ऑर्डरली, माइजरली, डेली, वुमेनली, ये सब हमारे एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव हैं। तो इनका जो एडवर्ब फॉर्म बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए इसका एडवर्ब फॉर्म मैं बताता हूँ। देखिए आपको एडवर्ब इसको कैसे बनाना है, इसको एडवर्ब बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब मैं यहाँ लिखा हूँ। इसका देखिए कोवर्डली जो है हमारा कोवर्डली एडजेक्टिव है, देखने में लग रहा है एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, हमारा एडजेक्टिव है। कोवर्डली एडजेक्टिव है, इसको जो एडवर्ब बनाएंगे, एडवर्ब हमारा कैसे होगा वो देखिए, इन अ कोवर्डली मैनर। तो ये कोवर्डली हमारा एडजेक्टिव है और एडवर्ब जो हो जाएगा इन अ कोवर्डली मैनर। इन अ कोवर्डली मैनर ये हमारा एडवर्ब होगा। और इसी तरह हमारे अगले भी बन जाएंगे। जैसे फ्रेंडली हमारा एडजेक्टिव है, तो फ्रेंडली का एडवर्ब जो होगा इन अ फ्रेंडली मैनर। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है मैनली। मैनली हमारा एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब हम लोग कैसे बनाएंगे, इन अ मैनली मैनर। अगला हमारा वुमेनली। वुमेनली का हमारा एडवर्ब हो जाएगा इन अ वुमेनली मैनर। तो ये सब इसी तरह आगे इन सब का भी आप बना सकते हैं। ऑर्डरली हो गया, माइजरली हो गया, डेली हो गया, वुमेनली, फ्रेंडली, इन सब का हम एडवर्ब ऐसे ही बनाते हैं, इन करके बाद में मैनर लगा देंगे, इन कोवर्डली मैनर। तो ये सब हमारे इसके एडवर्ब हो गए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन कि लगे देखने में लगेगा कि एडवर्ब है और बिल्कुल करेक्ट उसका प्रयोग किया गया है, लेकिन वो हमारा एडजेक्टिव होता है, तो उसको हम लोग एडवर्ब में बदलना पड़ेगा, तब जाकर हमारा वो करेक्ट होगा। इसका देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, राम ऑलवेज बिहेव्स फ्रेंडली। देखिए फ्रेंडली जो है हमारा फ्रेंडली जैसा ये हमारा एडवर्ब है नहीं है, लेकिन देखने में लग रहा है एडवर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग हम तब करते हैं जब उसके बाद कोई नाउन आए। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाद में कोई नाउन नहीं है, सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। तो अगर कोई नाउन रहता तो हमारा ये सही होता, लेकिन कोई नाउन नहीं है और यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा गलत है। इसको हम एडवर्ब में बनाएंगे, राम ऑलवेज बिहेव्स इन अ फ्रेंडली मैनर। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, फ्रेंडली का एडवर्ब हो जाएगा इन अ फ्रेंडली मैनर। नेक्स्ट हमारा ही वर्क्स कोवर्डली। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या एरर है, ही वर्क्स कोवर्डली। तो देखिए यहाँ पे कोवर्डली ये भी हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का प्रयोग मैंने आपको एडजेक्टिव में बताया था, एडजेक्टिव का प्रयोग तब करते हैं जब उसके बाद कोई नाउन आए। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ कोई नाउन रहता तो हम यहाँ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, कोवर्डली का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ कोई सेंटेंस तो यहीं पर खत्म हो जा रहा है, तो इसके बाद हमारा कोई नाउन आ ही नहीं रहा, तो हमारा एडजेक्टिव का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको एक कोवर्डली को हमको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। एडवर्ब इसको कैसे बनाएंगे, एडवर्ब इसको हम इन अ कोवर्डली मैनर लिख के बनाएंगे, ही वर्क्स इन अ कोवर्डली मैनर। तो इस तरह से हमारे ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको एडवर्ब भी बता दिया, आज पूरे एडवर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया। तो इस तरह से आपका पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी टॉपिक थे, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सब मैं आपको बता दिया, आर्टिकल भी बता दिया। तो आई होप आपको ये सब, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको देख कर अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर सकते हैं। और आपके पास जो भी बुक है उसका क्वेश्चन लगाइए, आप इसका क्वेश्चन लगा लेंगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो एरर से रिलेटेड हो। तो फ्रेंड्स चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उनसे भी बोलिए कि वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसको पढ़ने से, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट मैं हर रूल के बाद क्वेश्चन करा के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, एरर भी बता देता हूँ कि इससे एरर का क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।